चलिए, बिजनेस स्टडी चैप्टर 1। एक पेंसिल दे दूंगा। बेटा, सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। हमने सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझा था। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था? मैनेजमेंट क्या एक मेंटल एक्टिविटी है जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करवाना, करना नहीं करवाना, पीपल्स के थ्रू, है ना, अन्य लोगों की सहायता से संगठन के लक्ष्यों को, है ना, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही क्या करता? प्रबंधन कार्य करता है ना। वह व्यक्ति जो इन सबका प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है, काम करवाता है ना, संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट के अपन ने नॉर्मल मीनिंग देखी थी। तो पहला क्वेश्चन तो आता, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? ठीक है, तो मैनेजमेंट की मीनिंग में अपन देख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन इसको? यहाँ से, है ना। मैनेजमेंट जिसकी जगह लगा लो, मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का दिमाग होता है। एज इज द रोल ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी, सेम इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे क्या मैनेजमेंट बिजनेस का दिमाग होता है, जिस प्रकार एक इंसान के शरीर में दिमाग का महत्व है, वैसे ही एक, है ना, व्यापार में या इंडस्ट्रीज में किसका महत्व है? मैनेजमेंट का महत्व है। ठीक है, मैनेजमेंट इज दैट फोर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल विच यूजेस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द execution of policies within the limits decided by the administration for the achievement of specific goals। इसका हमने देख लिया था, मैनेजमेंट वो फोर्स है जो इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को ध्यान रखते हुए, नीतियों को ध्यान रखते हुए, है ना, वो नीतियां जो किसने बनाई है? उच्च प्रशासन ने बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उच्च प्रशासन द्वारा बनाई गई है, जिनको पालन करते हुए आप किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। संस्था की मैनेजमेंट मीनिंग के साथ एक डेफिनेशन कर लेना, कोई सी भी एक डेफिनेशन, टोटल 10 डेफिनेशन है, 1 2 ना 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कौन सी आप अच्छी कर सकते हैं? लुईस एलन की ज्यादा आती है, लॉरेंस एप्ले की ज्यादा आती है ना। हाँ, मैनेजमेंट इज व्हाट, है ना, मैनेजर डज। तो लुईस एलन की हम डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या है? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज, है ना। मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर का कार्य करता है। ठीक है, और लॉरेंस एप्ले की मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। इसका मतलब प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये हो सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट से क्या होता है? एक देखो, एक नॉलेजफुल पर्सन अगर आपको कोई डायरेक्शन देगा तो इससे आपका भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, है ना। ये चैप्टर आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन समझा के कुछ स्पेशली एग्जाम्पल रख के आपको समझाने का मतलब क्या है कि आपके अंदर की जो थिंकिंग है ना, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखो, एक अच्छे लीडर, देखो टीम में कैप्टन की क्यों जरूरत पड़ती है क्रिकेट टीम में? ताकि कोई एक अच्छा कमांडिंग करने वाला हो। ठीक है, वैसे ही एक कंपनी में मैनेजर का काम भी कहता है, एज अ कैप्टन का ही काम आता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन कैन बी सेट, या नीचे इजी डेफिनेशन दे दिए, वो भी कर सकते हैं अपन। इजी डेफिनेशन में देखो क्या लिखा, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, उन मानवीय गतिविधियों से, ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानवीय गतिविधि, विच आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये गतिविधियां इंसान से हम क्या करते हैं? उनका निर्देशन करता है। डायरेक्टेड मतलब निर्देश करना, उनके ऊपर नियंत्रण करके उन्हें क्या अचीव मतलब पहुंचाना, है ना। द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, व्यापार के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन और संचालन, नियंत्रण करना ही क्या है? प्रबंध है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और क्या दे दिया? इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू
इज टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर टू अचीव द गोल। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि भैया आपको दूसरों से काम करवाना है। लेकिन आज अगर अपन प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जैसे सेल्स मैनेजर है ना, तो मार्केटिंग मैनेजर है, तो इनको सेल्स भी करने के लिए दे दी जाती है, टारगेट इनके ऊपर भी प्रेशर डाल दिया जाता है, जबकि एक्चुअल में मैनेजर का मतलब कि आपको दूसरों से काम करवाना रहता है। ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डिसाइडेड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। ये कला है क्या, नीतियों को, व्यापार की नीतियों को, है ना, उपयोग करके दूसरों से क्या करना, काम करा लेना का भी कला है। ये तो कर चुके थे अपन, है ना। तो एक मीनिंग और एक डेफिनेशन जो आपको बेस्ट लग रही है, 2 मार्क्स में आ सकती है। फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषता है। देखो, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी से, हम घर बैठे फोकट है, कुछ काम नहीं कर रहे, कोई मीनिंग नहीं है, मतलब मीनिंगलेस टाइम में हम टीवी देख रहे हैं, उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहता है। अगर हम मूवी देख रहे हैं या कुछ और चीज़ें देख रहे हैं तो वो क्या मीनिंगलेस है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई मीनिंग निकले। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट है कि हमें एक मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट को हमें अच्छे से समझना है, देन हम कर रहे हैं मीनिंगफुल एक्टिविटीज अपनी। ठीक है, तो ये भी क्या एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज है। देखो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना संस्था के, बाय गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना, एक संगठित, है ना, वे में, मतलब रास्ते पे क्या करना है, दूसरों से काम करा लेना है, मतलब एक मीनिंगफुल एक्टिविटी से। दूसरा अपन पॉइंट ले सकते हैं यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल, है ना, मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब होता है इनके सिद्धांत। इनके सिद्धांत क्या है, निश्चित है, जो हर जगह पर क्या होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, बिसाइड बीइंग अप्लाई इन बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरियाज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो अप्लाइड इन ऑल दोस एरियाज वेयर कलेक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब इसके प्रिंसिपल्स भी क्या है, ऑल एरियाज पे, क्या इंडस्ट्रियल है, बिजनेस है, तो इनके प्रिंसिपल हर जगह पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। जहाँ पे कलेक्टिव इफेक्ट लगाना पड़ रहा है, जहाँ पे लोगों से काम कराना है, देखो सिंगल इफेक्ट लगाना और कलेक्टिव इफेक्ट लगाने में अंतर है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको एक अच्छा काम करना, किसी भी ग्रुप की कमांडिंग करनी है, ओवरऑल एक ही बात है, आपको किसी भी ग्रुप की कमांडिंग करनी, तो आपको मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी वो कमांडिंग। अब वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक है हेनरी फ्योल और दूसरा है F.W. टेलर, जिन्होंने इनके प्रिंसिपल लिखे। जैसे मैथ्स में आपने पढ़े थे ना कुछ, है ना, फॉर्मूले है, टर्मोलॉजी से, थ्योरम से, जो किसी ने जनरेट की, तो आप क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं और उसके बेस पे एक अच्छा हो जाता। मैथ्स में भी गिनती के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आया, तो ये भी तो कोई प्रिंसिपल बनाया होगा जिसके बेस पे चीज़ें हो रही है। ठीक है, वैसे मैनेजमेंट करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं, तो मोस्टली 2 लोगों ने बनाए, एक तो हेनरी फ्योल ने और एक F.W. टेलर ने ना। आज के टाइम पे भी क्या है, इनके प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ताकि एक अच्छा मैनेजमेंट हो सके। और आपको भी मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग होना, बहुत अच्छा होना, देन फिर आपको इनके प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन में कई, मतलब मैनेजर्स के भी बहुत सारे काम होते हैं। किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है, कि भैया काम का मैनेजमेंट करो, लोगों का मैनेजमेंट करो, ऑपरेशन का मैनेजमेंट करो, अलग अलग है। तो मल्टी डायमेंशन वर्क भी है मैनेजमेंट। लेकिन आप फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ वाला करना। ठीक है, कंटिन्यूस एक्टिविटीज ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिन्यूसली अप्लाइड, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। दे कीप ऑन चेंजिंग एंड गेटिंग मॉडिफाई एज पर द रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग टाइम। ठीक है, इनके सिद्धांत देखो आवश्यकता और समय के हिसाब से बदलते जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते, इसलिए कौन सी निरंतर चलने वाली गतिविधि है। ठीक है, कलेक्टिव इफेक्ट है, एफर्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी एंड एफर्ट। कौन सी, एक सामूहिक, कलेक्टिव को बोल सकते हैं हम सामूहिक गतिविधि है,
ना। इसमें हम इंडिविजुअल्स, एक इंसान की जगह हम ग्रुप को महत्व देते हैं। एक एक कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अचीव करना प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को। ये कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 तो पॉइंट हो गया। आपको टोटल 13 पॉइंट दे रखे, आपको कोई से 5 पॉइंट याद होने चाहिए। 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और देख सकते हैं सेपरेट एंटिटी, इसको एम्प्लॉयज से एक अलग ही माना है। एम्प्लॉयज का काम क्या काम करना है। तो एक, अगर देखो एक कंपनी में 1 2 मैनेजर्स होते, ज़्यादा नहीं होते, 3 लेवल में मैनेजर्स को बांटा रहता है, लेकिन एम्प्लॉयज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो क्या रहता है? किसी भी प्रोडक्शन का एक्टिव सेक्टर रहता है। एक्टिव सेक्टर मतलब जो काम कर रहा है ना। और मैनेजर क्या होता है? एक्टिव सेक्टर नहीं होता, एक माइंड होता है जो हाथ पैर से काम नहीं कर रहा, वो दिमाग से डायरेक्शन का काम कर रहा है बस। क्या हो सकते हैं? नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉमर्स फील्ड वाला किसी फील्ड में भी जा सकता है। देखो हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी मैनेजमेंट, अपने 78 के आधे से ज़्यादा स्कूल फ्लॉप होने के रीज़न क्या? उनके पास एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। बी प्रैक्टिकली, घरों में सेविंग नहीं हो रही, उसका रीज़न क्या? अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। ट्रक वाले उनको देखते होगे, ट्रक ड्राइवर उनको जिनके ट्रक रहते हैं, ठीक है। अब उनके आप एक्चुअल में सैलरी देखोगे, उनकी इनकम देखोगे तो लाख रुपए तक कमा लेते, लाख 1.5 लाख रुपए महीने के मंथली कमा लेते, है ना। बट उनका रहन सहन, उनका रहन सहन ऐसा नहीं कि ट्रक में भी ऐसा है। आप घर पे भी चले जाओ तो घर पे भी वैसे रहेगा, सब सामान बिखरा इखरा रहेगा, कैसे भी रह जाएंगे, कैसे भी खा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अपन एक एजुकेटेड पर्सन की बात करें तो उसको 20 से 25 हज़ार रुपये भी मिलेगा ना, तो भी उसकी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे सर्वाइव करेगा वो। क्यों कर पाएगा? कि उसके पास मैनेजमेंट पॉलिसी उसकी अच्छी। देखा ना, देखो एक अकाउंटेंट में, एक बिजनेसमैन में भले से उसकी सैलरी कम है, एक बैंक, लाइक अपन एक बैंक स्टाफ की बात कर लेते हैं, एक बैंक का कैशियर है, उसकी भी 30-40 हज़ार सैलरी रहती है, और ट्रक वाले की 1 लाख 1.5 लाख तक। समझ रहे हो? फिर भी दोनों के रहन सहन में कितना अंतर रहेगा। उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा, वो एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रखा होगा, उसके पहनने के तरीके, बात करने के तरीके, आने वाले मतलब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, वो उसके ऊपर मैनेजमेंट पे डिपेंड रहता है। तो घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई सा बिजनेस अपार्टमेंट हो, कोई सी भी चीज़ हो, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ना। तो ये ध्यान रखना, एक हर आवश्यकता ऑर्गेनाइजेशन की भी एक की जरूरत है और हमारी भी जरूरत है ना। हर स्टडी को भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करोगे। टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है आपको आगे, कि हर काम को करने का टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर आप अपने स्कूल में भी देखें, चलो 5 घंटे पढ़ना, अगर लेक्चर्स पीरियड नहीं होते, कोई भी सर आ रहा है, कभी कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है, तब भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि सर प्रॉपरली क्लासेस नहीं लग रही, पीरियड नहीं लग रहे, तो हमारे पास क्या हो रहा? मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। अभी बहुत सारे स्कूलों की यही प्रॉब्लम है, सर नहीं आते हैं, लेक्चर्स नहीं हो रहा, टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम रहती है। अच्छी बात अपने कॉलेज में मैनेजमेंट अच्छा है, टाइम पे लेक्चर्स और सब लग जाते हैं, नहीं तो दूसरे स्कूलों में बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा। चलो जैसे अब इसके बाद क्या बता सकते हैं अपन? नीड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हर किसी को मैनेजर नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या है ना, किसकी आवश्यकता है? उसको नॉलेज हो, ज्ञान हो, ठीक है, और एक्सपीरियंस हो, है ना। अनुभवी व्यक्ति को बनाते हैं। इससे नॉर्मली क्या देखते हैं अपन, किसी कंपनी में मैनेजर कौन बनता है? जो उसी कंपनी में 8-10 साल से काम कर रहा हो, 15 साल से, उसको उस कंपनी की पूरी जानकारी हो गई है, हम उसको एक मैनेजिंग कमांडिंग अच्छी है। अगर आप मेरी कंपनी में मैनेजर बन रहे हो तो मैं डायरेक्ट आपको मैनेजमेंट में नहीं डालूंगा। अगर आप मेरी कंपनी में लाइक एज अ अकाउंटेंट ज्वाइन हुए तो आपको 2-4 साल 5 साल में अकाउंटेंट की पोस्ट पे रखूंगा, फिर सीनियर अकाउंटेंट बना दूंगा कि अब आपको सारी जानकारी हो गई है। फिर बिजनेस के ऑपरेशन में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करूंगा, ताकि आप बिजनेस को पूरा समझे कि आपके बिजनेस में क्या है, कैश ट्रांजेक्शन कितने होते हैं, क्रेडिट कितने होते हैं, सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स कौन है ना, आपके बिजनेस के पार्टनर कौन है, आपके बिजनेस में कब कब स्टॉक आता है, कैसा प्रोडक्शन होता है, कितना प्रॉफिट आता है, आपको पूरी जानकारी हो चुकी है ना। और आपको भी मतलब
मेरा बिजनेस के बिहाफ पे सब मार्केट में सब जानने लग गए, अब मैं आपको मैनेजर बना सकता हूँ। कोई नया फ्रेश मैनेजर रखो, उसकी जगह वही बंदा जो मेरी कंपनी में काम करता था उसकी पोस्टिंग कर करके उसको मैनेजर बना सकता हूँ। नॉर्मली यही होता है, बैंक पे भी यही होता है। कैशियर से फिर आप बढ़ता जाता है उसका, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर तक की पोस्ट पे जाते हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति है। काम तो हो रहा है लेकिन करा कोई हो रहा है ना, मतलब क्या, एक अदृश्य शक्ति है, इंटेंजिबल फोर्स है। कर लिया था। आर्ट एंड साइंस अपन पढ़ चुके थे एक बार अपन और समझ लेंगे इसमें अलग है। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दोनों को ही आप एक आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली पॉइंट सेम ही है इसके। पेज चेंज कर लो भले से, पेज नंबर 6 पे लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसके नीचे लिखा नीड एंड इम्पोर्टेंस, ऑब्लिक में ऑब्जेक्ट भी कर लो आगे, है ना। यहाँ पे आगे क्या कर दो, ऑब्जेक्ट। किस उद्देश्य से मैनेजमेंट किया जाता है, क्या महत्व मैनेजमेंट का, आवश्यकता क्यों पड़ती मैनेजमेंट की। ठीक है, आपको मैंने मैनेजर रखा तो क्यों रखा है, ताकि आप इंडस्ट्रियल की कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, आपके उद्योग में जो समस्या चल रही है आप रखो। ठीक है, एक मालिक क्या सोचता है कि यार मेरे पास कोई प्रेशर ना हो। ठीक है, मैंने आपको मैनेजर रखा, आपको पैसा दे रहा हूँ मैं, 50,000 60,000 जो भी सैलरी देना मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपकी सारी प्रॉब्लम है कि लेबर को प्रॉपरली हैंडल करना, प्रॉपर प्रोडक्शन हो, है ना, मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये काम था, तो इसको आप कहाँ तक ले लो। देखो, पहला, सॉल्व इंडस्ट्रियल कॉम्प्लिकेशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज पोस्ड मेनी चैलेंजेस टू इंडस्ट्री in terms of labor problems, energy crisis, environment pollution, fast changing market condition, ठीक है, advancing technologies, ठीक है, interconnective of the world। देखो आज के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मजदूरों की प्रॉब्लम, लेबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना। इसके बाद आपके इंडस्ट्री जो प्लांट से बहुत दूर जगह पे, है ना, मतलब रेसिडेंशियल एरिया से दूर स्टेबल होते हैं, ताकि बाहर से पोल्यूशन फैले तो आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे एनर्जीज कहाँ से आएगी, एनर्जीज के सोर्सेस। ठीक है, एनवायरमेंट का पोल्यूशन को भी आपको कंट्रोल करना, पर्यावरण प्रदूषण को भी, है ना। आपका मार्केट भी फास्टली चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिशन इससे हो रहा है, फास्ट चेंजिंग हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल में किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, चेंजिंग किसका मार्केट है जो स्पीडली चेंज होता है, मोबाइल का मार्केट, है ना। अब लाइक मैंने कोई सा वीवो का एक मोबाइल, वीवो की कंपनी, हमने कोई सा एक मोबाइल लॉन्च करा। ठीक है, उस मोबाइल को लॉन्च करके पूरे भारत में करीबन उसके 80 लाख पीस हमने प्रोडक्शन बना दिए। अब बाद में पता चला कि वीवो से कोई सा ऐसा स्टेटमेंट आ गया, नहीं स्टेटमेंट का तो नहीं, वीवो की जगह ओप्पो ने इसी प्राइस में इससे बेटर क्वालिटी का एक एडवांस मोबाइल लॉन्च कर दिया। तो फिर इसके सेल होने के चांसेस कम होंगे, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, कोई नया इन्वेंशन हो गया, उसके कारण भी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले बल्ब लगते, अभी भी बल्ब फोन आते हैं, लगाए जाते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन उसकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या कर लिया, एलईडी बल्ब आ गया। सीएफएल से एलईडी आ गया। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनका मार्केट स्पीडली चेंज होता रहता है। तो फास्ट चेंजिंग के कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैनेजर रखा है। दूसरा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाँ जो भी रिसोर्स है। अपना भारत यूटिलाइजेशन को ज़्यादा अच्छा मानता है। अगर हमें एक पानी की बोतल भी मिलती है तो पहले हम तो पीते, खरीदी आपने बिस्लेरी की कोई सी बोतल, पहले पानी पी लिया, वो फेंकेंगे ना, उसको घर पे ले जाएंगे, है ना, फिर उसमें 2-4 महीने 5 महीने तक पानी भर भर के फ्रिज में बहुत पियेंगे आराम से ना। उसके बावजूद भी अगर बच गई, खाया जमने का, तो फिर क्या करेंगे हम, उसको बीच में से काट देंगे, एक तरह से वो झिब्बी बना देंगे कि चलो इससे कुछ, है ना, पेट्रोल डालने को वो करते हो ना, है ना, वो उसके काम में। और दूसरा बचेगा तो उसमें हम पौधा लगा देंगे,
है ना, उसको पूरा निचोड़ लेंगे, उसके बाद भी पौधा फट जाएगा और प्लास्टिक निकल जाएगा, उसके बाद उसको भंगार वाले को बेच देंगे। हो जाता है, इसे कहते हैं फुल यूटिलाइजेशन, है ना। मतलब यही चीज है, यही तो मैनेजर में चाहिए। देखो आप अपना खुद का भी मैनेजमेंट करने लग जाओ, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप अपने 1 रुपए को 100 रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर कोई मैनेजर, मतलब फिर आप किसी कंपनी के लिए बेनिफिट का काम नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने मैनेजमेंट में, अपने आसपास जो, अपने आप को मैनेजमेंट में अच्छे से ढालो। अगर आप उस मैनेजमेंट में सक्सेसफुल हो गए तो ही जाके आप किसी कंपनी के लिए काम में आ सकते हो। मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया, उस कंपटीशन को खत्म करना है। अरे बता, वोडाफोन आइडिया एक हो गया, मर्ज हो गया, कंपटीशन तो पहले भारत में सबसे ज्यादा जो ग्राहक थे वो उसी के थे, वोडाफोन के और आइडिया के। एयरटेल, पहले एयरटेल ने बहुत अच्छा मार्केट कर रखा था, एयरटेल के बाद फिर वोडाफोन आइडिया के हो गया। अब वोडाफोन आइडिया का जियो आया तो फिर सारे कस्टमर को उधर कर दिया। उसके बाद उनके ऊपर कितना कुछ 80,000 करोड़ का कुछ डेप्ट भी है वोडाफोन पे, आइडिया पे। हाँ, बहुत बड़ा डेप्ट है। ये कंपनियां दोनों बंद होने वाली थी, ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी ये। वो तो हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आप इकट्ठा पेमेंट मत दो, 5,000 करोड़ हर साल आप पे कर दो इंस्टॉलमेंट में। क्या 80,000 करोड़ के समथिंग है कुछ, बहुत बड़ा अमाउंट है डेप्ट इसमें, है ना, बहुत बड़ा डेप्ट है। तो इसलिए कंपनी को बंद करने वाले थे, नीलाम होने वाले थे वोडाफोन आइडिया। अब इस कंपनी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और इनको टाइम दे दिया सर्वाइव करने का कि नहीं आप हर साल 5,000 करोड़ का पेमेंट करो। इतना पेमेंट आता बहुत है इनकी इनकम ना। अगर इन्होंने आधा भारत भी कैप्चर कर लिया है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्किंग में क्या रहता, कोई आपका एडिशनल पार्ट नहीं लगता, खाली आपको सर्विस पे वर्क करना है ना। एक बार इंस्टॉलमेंट, इसमें फिक्स एसेट्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, रनिंग एसेट्स का कम है, समझे। जैसे अगर आप KFC की बात कर रहे हैं तो उसके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खाना फूड बना रहा है, उसको डेली सप्लाई में चाहिए, ठीक है। उसको सबका मैनेजमेंट करना है, ऑफिस का मतलब KFC रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन के लिए चीजें करना है ना, गैस सिलेंडर, कितनी सारी चीजें उसमें लगती है, वो सब चीजें करना है। जबकि मोबाइल नेटवर्क कंपनी को क्या करना, नेटवर्क एक बार टावर खड़ा कर दिया, बात खत्म। उसके बाद क्या, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सर्विस सेक्टर में, है ना, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है ना। प्रोडक्शन सेक्टर में हमें वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए रहती है। मैं टीचिंग कराता, मेरा सर्विस सेक्टर, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, बोर्ड आ गया, डस्टर आ गया, मार्कर आ गया, एक स्पेस आ गया, बस मेरा काम खत्म कैपिटल का। अब वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, मार्कर में इंक, बस, बहुत कम, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। एक दुकानदार के लिए बात करें, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर में। एक डॉक्टर की बात करें तो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, उसने केबिन खोल लिया, उसने नॉर्मली इलाज के लिए इक्विपमेंट कर लिए, बात खत्म। हाँ, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर में ही वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए और सर्विस सेक्टर में बहुत कम चाहिए, प्रोफेशनल्स में जाकर, है ना। ठीक है, तो इन चीज़ों का अब देखो, अब एक्चुअल में देखा जाए तो भारत में कितनी कंपनी बच गई है मोबाइल नेटवर्किंग की, केवल 3। VI हो गए, वोडाफोन आइडिया एक हो गए, जियो है और एयरटेल है। BSNL को अपन ले सकते हैं, लेकिन BSNL क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है। उसका क्या मतलब, आप जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी देखोगे, जो कुछ भी मतलब यहाँ तक कि अपन कलेक्टर की बात कर लेंगे ना, उसके पास भी BSNL की सिम होगी, या BSNL का ऑफिस यहीं पे ही है, यूटर्न बिल्डिंग पे। हाँ, आप जाओ और देखो वहाँ पे कितनी लाइन लगती है बिल भरने के लिए, बहुत लाइन लगती है BSNL का, इमरजेंसी तो BSNL का अच्छा मार्केट है। ये क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट सरकार, अपने भारत सरकार ये नहीं चाहती कि वो अपनी सरकारी गतिविधियों का डेटा, है ना, किसी प्राइवेट कंपनी के सर्वर पे अपलोड करे। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये क्या है, प्राइवेट है, और BSNL गवर्नमेंट सेक्टर है। इसलिए सरकारी गतिविधियों में BSNL का नेट ही लगता है, ताकि वो उनके सर्वर का जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो कहाँ पे अपलोड करे, BSNL के सर्वर पे। तो चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं ना, इसलिए BSNL है। हो गया कंपटीशन के लिए।
और क्या, लेबर्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए 5 पॉइंट ले सकते हैं आप इनमें से, बहुत इजी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अपन ने ले लिया है, ठीक है। एक ये भी कर सकते हैं फोर्थ, टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड न्यू इन्वेंशन, हाँ इनोवेशन, सॉरी इनोवेशन, नई इसका एडवांटेज लेने के लिए, एडवांटेज मतलब क्या, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है उसका एडवांटेज लेने के लिए और न्यू इनोवेशंस के लिए ना, नया अनुसंधान करने के लिए, सर्च करने के लिए। इसमें देखो सेकेंड वाले पॉइंट को तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल लाइफ कंप्लीट ही लेना पड़ेगा बेटा, सेकंड वाला पॉइंट है ना। थर्ड वाले को ले लो, कंपटीशन एज वेल तक ना, फर्स्ट वाले को देख लेते कहाँ तक, हाँ ETC तक। फोर्थ वाला, टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड न्यू इनोवेशन, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज, है ना, बॉट अबाउट द रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब साइंस और तकनीक ने आज के वर्ल्ड में क्या करा, एक नई क्रांति लिया है ना। एफिशिएंट मैनेजमेंट इज नीड बाय साइंटिस्ट ऑफ फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, है ना। दे आर क्रिएटिंग एंड न्यू इन्वेंशंस दैट आर बीइंग मेड, यहाँ तक ले लो। नई मशीन आ गई तो उसके लिए भी आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी में, कारखाने में प्रोडक्शन के लिए जो मशीन लगती है ना, उनकी कीमत बहुत होती, करोड़ों में होती है, अरबों में होती है। वो एक बार स्टेबल हो जाती है ना, तो 20-25 साल तक तो आप उसको चेंज करने के सोचेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको उतना निकालना रहता है। अब अगर अपन आज कोई सी कम मशीन खरीदी, लाइक वो 15 करोड़ की मिली है, नॉर्मली इतने की पड़ जाती है उनमें वापस प्रोडक्शन कंपनियों में। अब इस 15 करोड़ को मेरे को निकालना, तो 20-25 साल मेरे को, आज से 25 साल तक उसको चलाना पड़ेगा ना। अब 25 साल बाद कोई नई कंपनी आ गई, उसने एडवांस मशीन ले ली, तो हमारी 25 साल पहले की मशीन और 25 साल के बाद की मशीन में अंतर है। अब यही सबसे बड़ा कंपटीशन है इनके लिए, आइडिया और एयरटेल के लिए। क्या है, जियो ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट करके कौन से टावर लगवा चुका है, 5G टावर, है ना। और जबकि आइडिया और इन सबके पास क्या है, 4G टावर। अब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो सबसे पहले तो जियो के पास ही आनी है, क्योंकि इसने ऑलरेडी टावर 5G इंस्टॉलेशन करवा चुका है। अब इनके पास इन्वेस्टर ही नहीं, अब इन्वेस्टर आ रहे थे। अमेजन वाले ने इंटरेस्ट दिखाया है, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, VI में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो सकता है, 5G टावर्स लग सकते हैं, 5G टेक्नोलॉजी आ सकती है। लेकिन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कंपटीशन मार्केट अंबानी ने क्रिएट कर ही दिया, है ना। उसने एक मोनोपोली नेटवर्क बना लिया, ऐप भी उसकी हो, चैनल भी उसके हो, नेटवर्क भी उसका हो, मोबाइल भी उसका हो। अब टीवी टेलीविजन सेक्टर में भी कूद रहा है वो, कि टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन, ये जो चल रही है, उनको बंद करके जियो की छतरी निकल जाए, रिलायंस की। हो सकता है, लाइफ टाइम तो फ्री नहीं करेगा वो, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन खत्म कर देगा वो एक तरीके से बनाएगा। ठीक, ये टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए है ना। सॉल्व लेबर प्रॉब्लम से तो सब हो चुका है ना। लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो इसको यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज लेबर एंड ह्यूमन रिलेशंस प्रॉब्लम। एक मिनट, हाँ यहाँ तक कर, प्रॉब्लम तक, ठीक है बेटा। इतना पॉइंट कर सकते हो इसमें, 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर आपको और करना तो और भी कर सकते हो।
10 नंबर का भी पॉइंट अच्छा है, छोटा है, मिल जाएगा आपको, है ना। तो अचीव डिटरमाइन गोल्स। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस का मतलब कहाँ है, जहाँ पे स्टेप बाय नॉलेज हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाता है, रूल्स रेगुलेशन फॉर्मूला लग जाता है, वहां पे उसे हम क्या कह सकते हैं, साइंस, ठीक है। इस पे क्या दे रखा, इसे हमने कैसे मैनेजमेंट को कैसे प्रेजेंट करा, एक सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस की तरह, है ना। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में हमने प्रबंध को प्रस्तुत करा है, ठीक है। क्योंकि इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सब किस पे पड़ता है, इंसानों पे, समाज पे पड़ता है ना। इसलिए इसे हमने क्या कहा है, ह्यूमन साइंस या सोशल साइंस में कह दिया। देखो साइंस में क्या है, इसकी भी एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है ना, बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की डेफिनेशन में क्या आता है, व्हाट इज साइंस, जहाँ पर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान का कोई क्या हो, व्यवस्थित रूप हो, ये साइंस आता। साइंस की डेफिनेशन में और क्या आता है, इट इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, है ना, जहाँ पर कोई कारण दिया हो उसके ऊपर कोई प्रभाव डल रहा है, ठीक है। दो रिलेशन बनते हैं साइंस में, है ना, कारण और उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, वो सभी सिद्धांत जो किसी खोज के ऊपर आधारित है ना, रिसर्च अनुसंधान पर आधारित है। तो इस पे भी हमने कुछ रिसर्च करी थी, तो कुछ हमें पता क्या चला, प्रिंसिपल सिद्धांतों का पता चला है, ठीक है। और वो रूल्स वो प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो सके, जिससे सब इंसान क्या कर सकते हैं, है ना, माने। जैसे मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड के सबके रूल्स है, इन रूल्स को पूरे विश्व में अपनाया जाता है। तो साइंटिफिक भी बोल सकते हैं, मैथ्स एक साइंस के ऊपर भी बेस है। तो ये चीज लग रही है। जैसे देखो एनालिसिस ऑफ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट के हमने बेसिक फंक्शंस को देखा, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमें इन प्रिंसिपल्स को मिलते हैं, सारे रूल्स मिलते हैं। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, ह्यूमन साइंस का। लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स विच कैन बी इक्वली अप्लाइड इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, इक्वली अप्लाई होते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज अ साइंस। यहाँ पर क्लोज कर लो, 4 मार्क्स में आएगा बेटा, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट्स एंड साइंस बोथ एक्सप्लेन। तो उसको यहाँ से लेना अपने को, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ऊपर लिखा ना बोल्ड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें तीनों चारों प्रिंसिपल लिख के ये यहाँ तक अपन करेंगे। हम कह सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट एक साइंस है, ठीक है। और आर्ट्स का मतलब ये दे दिया, कला। आर्ट इज द पर्सनल, है ना, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। आर्ट मतलब एक इंसान के अंदर एक हुनर बोल सकते हैं, एक ऐसी कला है ना, जो क्या कर सकता है, जिसको मतलब आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके आप कोई सा काम कर लो, उससे हम आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। हर किसी के अंदर कला नहीं होती वो। मैनेजमेंट सबको सिखाया जा सकता है, लेकिन हर कोई मैनेजर बन नहीं सकता है, अच्छा मैनेजमेंट कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, जिसके अंदर इसका एक हुनर है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, है ना, जिसमें आपको एक कला हुई है, ठीक है। अब गर्ल्स में एक बेसिक रहती है ना, कि खाना हम अच्छे से बना सकते हैं, घर का मैनेजमेंट मम्मी को देख के अच्छा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो। संजीव कपूर नहीं देखते हो क्या, खाना खजाना में क्या करता हो, खाना ही बनाता है ना, और इंडिया का नंबर 1 शेफ है, क्यों नहीं हो सकता। इंडियन खाना ही नहीं होता, कॉन्टिनेंटल्स क्या होते हैं, अलग कंट्रीज के क्या होते हैं, हर कंट्री। अब आप बॉम्बे में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, अलग अलग फॉरेनर्स विजिट करते हैं, उनको उनके हिसाब का खाना चाहिए, है? अब हम वहाँ का खाना नहीं खा सकते, एक इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और अपन इंडिया पाकिस्तान बोल सकते हैं, या कुछ देश ऐसे बोलते हैं जो कृषि पे जीवित है। बाकी विश्व में और भी देश है, उन सभी देशों की सर्वाइवल किस पे डिपेंड रहती है, सी फूड पर।
मतलब वो अपने खाने पीने की सभी आवश्यकताओं को कहाँ से पूरे करते हैं? समुद्र से करते हैं। खेती बाड़ी नहीं है उनके पास, वो नहीं समझते, वो अपना मोस्टली क्या करते हैं, रिसोर्सेस समुद्र से लेते हैं, है ना। जितना भी खाना है, जो कुछ भी, आप चाइना में भी देख लो, आप वहाँ पर भी क्या सी फूड्स और ऑक्टोपस, उनको तो सभी खा लेते हैं। वो तो उनको कीड़े मकोड़े में मिले तो वो भी खा जाते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ते, चूहे मेंढक जो चीज़ मिल जाए वो खा जाते हैं, क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा है कि प्रकृति में मैं जो चीज़ दी वो सब कुछ खाने की चीज़ दी है मनुष्य के उपयोग के लिए। मतलब हमें मतलब दुनिया में जो कुछ चीज़, हम सब कुछ खा सकते हैं, बस उसके खाने का तरीका पता हो। किससे सेहत पर असर पड़ेगा? कुछ नहीं। वो तो आप जितना नॉनवेज खाएंगे, जितना वो खाते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन तो वो मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा। अब लाइक ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 भी क्या होता है, न्यूट्रिशन देता है, जो केवल नॉनवेज में पाया जाता है। हमारे शरीर में हम जो वेजिटेरियन खाते हैं उनमें ओमेगा 3 नहीं होता है, ठीक है। अब उनके लिए आता, फिर आप कैप्सूल्स लो, सबसे ज़्यादा फिश में पाया जाता है, सी फूड्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारी बॉडीज के क्या करते हैं, सेल्स को बहुत जल्दी रिकवर करने में काम में आता है, हेल्थ के भी काम में आता है, तो ये चीज़ें रहती है। तो अधिकतर इसलिए आप देख लो फॉरेन कंट्री में, आप किसी भी अंग्रेज को देख लो, उसकी हाइट अलग ही जाती है, 60 फुट 7.5 फुट तक चलते हैं, बहुत लंबे दिखेंगे आपको। और अपने यहाँ पे इंडिया में सब छोटे नाटे कट के, कोई बड़ा ही नहीं हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो वो रहते ना। तो देखो आर्ट कला है ना, तो कला क्या होता है कि हमें कुछ आ, आपको समझा दिया है और आपको उसको बेस्ट वे में करना है, तो ये आर्ट्स होते हैं। तो इन्हीं रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप दूसरों से काम करा लेते हैं, इसलिए का एक आर्ट्स भी है। तो इसको तो आप यहाँ तक ले लो पूरा, है ना, इसको मत लिखना पूरा। आर्ट्स इज द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। Thus, art is the physical and creative process based on behavior and application। यहाँ तक कर लो। इसके बाद इन 3 रूल्स को भी लिख लो पूरा, है ना। एप्लीकेशन इज द बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट, है ना, आर एस फॉलोज। क्या बेसिक फीचर आर्ट्स का? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव, ना। ये देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस में रहता है ना, पर्सनल एप्लीकेशंस भी रहती है, पर्सनलाइज मतलब आपकी व्यक्तिगत, है ना, रुचियां भी देख सकते हैं इसमें अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आर्ट्स में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कला का मतलब, आर्ट्स का मतलब जिसमें आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, क्रिएटिविटी एक है। इन दोनों को मिला के फिर फाइनली आप नीचे लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। बड़ा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्या, मैनेजमेंट इज अ साइंस, उसमें 4 पॉइंट्स पे खत्म करना, मैनेजमेंट इज आर्ट यहाँ पे खत्म हुआ। फिर फाइनल कंक्लूजन में आप ये लिखोगे, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना यहाँ पे। एवॉब डिस्कशन, ऊपर हुए डिस्कशन से आपको क्लेरिफाई हो रहा है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, है ना, एंड एन आर्ट। इट इज एन आर्ट क्यों है? बिकॉज इट इज यूजेस नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, है ना। इट इज अ साइंस बिकॉज इट्स प्रिंसिपल आर, है ना, डेरिव बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ तक कर लो, बस कंप्लीट, है ना। तो ये 2 चीज हो गए। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि आज के टाइम पे ये भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो गई है। प्रोफेशनल का मतलब क्या हो, आप बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज, मैनेजमेंट के लिए भी आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है। फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसलिए मैनेजमेंट के लिए एमबीए या कोई मास्टर डिग्री मांगते, क्या है, एमबीए कीजिए, लाइक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको नॉलेज भी हो स्पेशल, फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन भी मिले आपको, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज नेसेसरी, तो यहाँ पे आपको किसकी मेंबरशिप मिल रही है, एमबीए, है ना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका भी एक ड्रेस कोड है, किसके अंदर, इसके
बिल्कुल दिख रहा है बेटा, क्लियर। ठीक है, सॉरी, क्लियर है। और क्या आ सकता है इसके अंदर? रेस्ट्रिक्टिव एंट्रीज एंड सर्विस टू अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट करता क्या, खुद के लिए दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है ना। चल सकते हैं मैनेजमेंट, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर है, वकील है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है, वैसे ही क्या कर सकता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट भी एक क्या है, एग्जाम प्रोफेशन है। फिर एक ये क्वेश्चन, मैनेजर्स आर वॉर्न एज वेल एज मेड, है ना। प्रबंध एक जन्मजात के साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी है। जन्मजात का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रतिभा जो हमारे बचपन से, जन्म से हमें, है ना, और एक ऐसी प्रतिभा जो हमने सीखी हुई है। देखो, कुछ लोग जन्म से ही इतने सर्वगुण संपन्न रहते हैं कि किसी भी चीज का नेतृत्व मतलब मैनेजमेंट आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों का एक एग्जांपल दिया था, नरेंद्र मोदी जन्मजात प्रतिभा, राहुल गांधी अर्जित प्रतिभा। दोनों ही देश का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जन्मजात के साथ साथ जीत किसकी हुई है? जिसके अंदर बाय नेचर एक क्वालिटी थी। इसलिए हमें भी कुछ ऐसी क्वालिटी रहती है कि बहुत सारे ऐसे भी मैनेजर मिलेंगे जिन्होंने MBA नहीं करा है, BE करने के, इंजीनियर करने के बाद भी मैनेजर बन गए, है ना, या MCOM करने के बाद भी मैनेजर कर दिया। हालांकि MCOM भी कमर्शियल डिग्री में रहता है, लेकिन जैसे BE वाले चले गए, BCA वाले मैनेजर बन गए। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ बाय बर्थ ऐसी क्वालिटी रहती है, किसी चीज़ का मैनेजमेंट दिख जाता है कंपनी के ओनर्स को, क्या इन्हें मैनेजर बनाना हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बाय बर्थ क्वालिटी रहती है। लेकिन हर जगह नहीं हो सकता। अब आप लाइक मैंने आपको किसी कंपनी में मैनेजर बना दिया, तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है? आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसीजर कैसा है ना, कहाँ से, मतलब बिजनेस की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना। अब आपको पता ही नहीं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं जो अकाउंटिंग करते हैं, तो फिर मैनेजर को पता होना चाहिए कि सर अगर हम ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होगा तो टेली पे वर्किंग करेगा, ERP 900 टेली का एडवांस वर्जन है उस पर करेगा, है ना। अगर हमारी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी लेवल पे कंपनी, हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं, तो खुद के सॉफ्टवेयर जनरेट करने के लिए कौन काम करता? सेप, है ना। सेप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है। हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करवाती है, असेंबल करवाती है, तो उसके कौन करता है? सेप करता है। हाँ, SAP, है ना, सेप। तो फ्यूचर में अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे तो वहां पर आपको किस पे वर्क करना पड़ेगा? सेप। बताता हूँ ना, ठीक है। अब आप कोई सी भी कंपनी में चली जाओ, टाटा है, एयरटेल है, आइडिया है, जो भी कंपनी में आया होगा, वहां पे देखो वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो उन्होंने सेप पे ही करते वो, कि एक ही एंट्री में उनके बाकी का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, मतलब बन जाए। जब हमने 11 में होनी थी, बैलेंस शीट है ना, ट्रायल बैलेंस, लेजर से सारी चीजें, आप एक जनरल एंट्री के बेस पे, टेली ऐसा है कि जनरल एंट्री आपने कर ली तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेट हो जाती है। फिर भी हमें नॉलेज होना चाहिए उसका। आप टेली सीखने आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा वो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा, इट हैड बीन अ फंडामेंटल बिलीव, है ना, मैनेजर्स आर बॉर्न, एक आधारभूत मान्यता है कि मैनेजर जन्म लेते हैं ना कि बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर, है ना, ऑफ दिस बिलीव सम पीपल हैव क्वालिटी फॉर गुड मैनर बाय बर्थ, मैनेजमेंट बाय बर्थ। कुछ लोगों में एक अच्छे मैनेजमेंट की कला जन्म से होती है, मोदी जी, है ना। दे आर सो केपेबल, है ना, एंड है ना, विजनरी, दैट दे कैन लीड द ऑर्गेनाइजेशन अदर्स, कि बचपन से उनमें ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी की भी क्या कर सकते, लीड कर सकते, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना, हेड में वर्किंग कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस बिलीफ इज, है ना, प्रूव टू बी अ मिथ। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से, चेंजेस होने के हिसाब से क्या होगा, ये बातें झूठी साबित हो रही है ना। राजनीति की बात अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करोगे, किसी कंपनी में मैनेजमेंट करने की बात बहुत अलग होती है। ठीक है,
वहां पर आपको एक प्रॉपरली स्टडी करना ही पड़ेगी, देन फिर आप किसी कंपनी का मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब आज का मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्सफुल हो गया है ना, इसमें हमें प्रॉपरली एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, बॉर्न के साथ साथ क्या है, यहाँ पर दिया मैनेजमेंट आर बॉर्न हैड बीन रिप्लेस्ड बाय मैनेजर्स आर मेड। ठीक है, इसमें पूरा ही पैराग्राफ लेना पड़ेगा आपको, 4 मार्क्स में रहेगा ये। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझ के करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसके बाद बेटा अपन देख लेते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पीछे चेंज करोगे तो चार्ट बना हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, 3 है। अब घर में भी अपने 3 लेवल के मैनेजमेंट हो सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, मिडिल लेवल है ना। और अगर हमारा कोई छोटा भाई है तो हम लोअर लेवल के मैनेजमेंट है ना। होता ना कि अपने को ऑर्डर आया घर से, ऊपर से मम्मी ने बोला कि जा बेटा सेव लेके आ ना, तो अपन छोटे को देने लग जाते हैं ऑर्डर, वो कि जा तू लेके आ, है ना, क्योंकि हमारा राइट से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो टॉप लेवल, जैसे कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबसे ऊपर मैनेजमेंट को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सीईओ कहते हैं, है ना। तो ये ऊपर आते हैं, ये मैनेजमेंट का सबसे ऊंचा स्तर होता है। ये क्या करता, सारी पॉलिसीज बनाता है, यही ऑब्जेक्ट बनाएगा कंपनी के, क्या उद्देश्य क्या है, यही कंपनी को कैपिटल फंड्स प्रोवाइड करेगा, यही तो पैसा लगाए, यही तो मालिक है, इसमें मालिक बैठते टॉप लेवल मैनेजमेंट में ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट देखो ये दे रखा है आपको, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। उच्च स्तर प्रबंधन के कार्य बताना है, फंक्शन क्या क्या काम करता है, यही है। देखो फंक्शन में क्या, टॉप लेवल जनरली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करता है, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने खुद ने ही कंपनी चालू करी, अपन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी हमें कैसे काम करना है, कितने साल तक में हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। फॉर्मुलेटिंग बोर्ड पॉलिसीज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट, कुछ नीतियां बनाएंगे कि नीति इन पॉलिसीज पे ही क्या करेंगे, हमारा ओवरऑल क्या होगा, फंक्शन होगा, काम होगा। अब पॉलिसीज बनाओगे ना अपने के लिए, जैसे घरों की भी कुछ पॉलिसीज रहती है। ऑर्गेनाइज द बिजनेस इनटू वेरियस डिविजन्स और डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटिंग डिपार्टमेंटल हेड, यही क्या करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट के हेड बनाएगा। हमें अब सोचा कि हमारी कंपनी बड़ी है, हमें प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर बनाना है, तो आप अपॉइंट करोगे, ब्रांच मैनेजर आप अपॉइंट करोगे, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, सब आप अपॉइंट करोगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, ये एक दिशा निर्देश प्रोवाइड करेंगे, एक लीडरशिप देंगे, है ना, डायरेक्शन देंगे कि आपको कैसे क्या काम करना। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब ये किस पे, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करवाएगा दोनों को, है ना। मेंटेन, है ना, क्या है ये, है ना, लिएजन, द लिएजन विथ गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एंड आउटसाइड ग्रुप। ठीक है, या तो ये कर सकता है, ये मेंटेन करता रिलेशंस बोल सकते हैं, रिलेशन विद गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन और आउटसाइड ग्रुप। ये मालिक है, ये मालिक को ही टैक्स भरना पड़ेगा, मालिक को ही गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, सारी लीगल प्रोसीजर कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यही कंपनी को कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, यही कंपनी के लिए सारी लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, यही ट्रेड यूनियंस को खड़ा करेंगे, है ना। एम्प्लॉयज को पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन काम इनका ही रहेगा, है ना। बाकी दूसरे पीपल्स जितने भी वर्किंग पार्टनर थे,
उनसे भी रिलेशन स्टेब्लिश कौन करेंगे? यही करेंगे। मतलब इनके फंक्शन 6 फंक्शन है और ये भी कर सकते हैं, कैपिटल का फंक्शंस भी करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करना, ये सब काम क्या करते हैं? यही करते हैं टॉप लेवल मैनेजर। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। ये जितने भी मैनेजर्स है वो कहाँ पर जाते हैं? मिडिल लेवल। प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है ना, HR मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सारे मैनेजर किस में जाते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर। अगर मेरी कंपनी बड़ी, मेरे पास 100-200 एम्प्लॉयज है, ठीक है, मुझे पता मैं प्रोडक्शन का काम करता हूँ तो मैं पूरा काम मेरे पर प्रेशर आ जाएगा। अगर मैं खुद एक मैनेजर होऊंगा तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है, लाइक मैंने आपको बुक बनाने का, छापने का पूरा प्रोडक्शन हेड दे दिया, आप प्रोडक्शन मैनेजर है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुक की पेज की क्वालिटी अच्छी हो, बुक सस्ते सस्ते में मिले आपको, है ना, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, है ना, आपकी बुक में कंटेंट अच्छे हो, मार्केट में कंपटीशन में हम अच्छे से सरवाइव कर सके। क्योंकि राठी और कोठारी दोनों की बुक चलती है, और भी बहुत सारी बुक चलती है BS की, लेकिन चलती किसकी ज़्यादा? राठी की। क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है, इसका हो सकता मार्केटिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि इससे भी अच्छे कंटेंट दूसरी बुक में मिल जाएंगे आपको, है ना। लेकिन मोस्टली क्या की जाती है? इसको प्रेफर की जाती है। देन तो फिर क्या, अब आपकी प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपको कोई सा प्रोडक्शन दिया तो आपको उस पर बेस्ट करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं अब आपने बेस्ट बुक छाप दी, अब दूसरा का काम क्या? आपका मार्केटिंग मैनेजर, आपको मार्केटिंग करना। मार्केटिंग का मतलब क्या है? इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगी? सिचुएशन क्रिएट करनी। अब मार्केटिंग के लिए क्या करेगा मार्केटिंग मैनेजर? एडवर्टाइजमेंट करवाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं कि शाहरुख खान को बुला के लिया है और वो बुक दे दे हाथ में, है ना। मार्केटिंग के लिए देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट कितने बड़े लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है ना, नेशनल लेवल पे, देन बुला सकते हैं शाहरुख खान को, ऑल इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे है, ठीक है। चलो स्टेट लेवल से सिटी लेवल पे केवल आप इंदौर शहर को कवर करते हैं, तो मार्केटिंग हमें कहाँ पे करना है? इंदौर लेवल पे करना, है ना। तो हम इससे बड़े कॉस्टिंग कर नहीं सकते हम एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? दूसरे सोर्सेस करो, लाइक आपने रेडियो में दे दिया है, दैनिक भास्कर में दे दिया, ताकि पूरा इंदौर में कवर हो सके। अगर पेपर में ऐड दिया तो पूरा इंदौर कवर हो जाएगा। बैनर कहाँ छपाओगे? कितनी जगह छपाओगे? इंदौर में अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा? इंदौर के लोकल न्यूज़ चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा इंदौर कवर करना है ना। न्यूज़पेपर पे दूंगा, ठीक है। नेट पे सर्वर के थ्रू कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा और भी छोटा मार्केट है कि पर्टिकुलर एक ही एरिया कवर कर रहा हूँ 78, तो फिर मैं न्यूज़पेपर में भी नहीं दे सकता, देन में पेम्पलेट छपवा सकता हूँ मार्केटिंग के लिए ना, पेम्पलेट छपवा सकता, फ्री सैंपल प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये क्या है मेरे लिए? फिर मार्केटिंग का। और अगर 78 भी नहीं, एक सेक्टर ही कवर कर रहा हूँ, लाइक ए सेक्टर में, तो ए सेक्टर कर रहा हूँ, तो इससे किसके लिए फिर मार्केटिंग करना पड़ेगा? समझे ना। मार्केटिंग के लिए भी देखो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मार्केटिंग होगी, समझे ना। ठीक है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम भी रहता है। इतने सारे फंक्शंस रहते हैं, अगर हमने ये स्टडी नहीं करते तो हम मैनेजमेंट इतने अच्छे से नहीं कर सकते ना, ध्यान रखो। तो वही है, आपका मार्केटिंग का है। अब आपने मार्केटिंग अच्छी कर दी, सेल्स अच्छी, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आप काम क्या है आपका? सेल्स मैनेजर का, कि सेल्स अच्छे से होना चाहिए। अगर सेल्स में कुछ कमी हुई है, टारगेट दिया जाता है सेल्स मैनेजर को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, बॉयज से टारगेट होता नहीं, गर्ल्स से बहुत इजीली हो जाता है टारगेट। रीजन है ना, क्या होता है, आप सेल्समैन जा रहा है, घर पे भी जाएगा ना, कोई लड़का आएगा ना तो भगा देगा, है ना, और वो लड़के भी आएंगे तो सुन लेंगे वो, है ना। इसलिए HR मैनेजर में अधिकतर क्या होता है, गर्ल्स को प्रिफर किया जाता है, लड़कियों को। जो HR रहती है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि कंपनियों में लड़ाई झगड़ा होना, किसी से बनना नहीं है, नॉर्मली चीज़ है कि लड़ाई हो जाती कहीं ना कहीं। कोई एक आ रहा प्रेशर डाल रहा है, उससे आप बहस कर गए। मैं भी इसे प्रैक्टिकली क्या बता रहा हूँ कि एक जो मेरा हमारे TL था, टीम लीडर, वो इतना प्रेशर डालता था, नहीं शाम तक इतना काम होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। स्कूल की बात है, स्कूल में गए तो राकेश सर बोलते थे ना 1-2 बजे तक रुकना है, तो बहुत सारे को मुंह फूलने लग जाते थे, है ना। सोचो आप सुबह 9 बजे गए और 7 बजे आपकी छुट्टी हो रही है,
और ऊपर का हेड, आपका हाथ भी नहीं रुकते वहाँ पर। काम की बात अलग है, स्कूल में तो चलो मस्ती हो भी जाती है ना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप वहाँ पे जब जो आपको सैलरी देता है ना, सुबह से लेकर शाम तक बस 1 घंटा आधा घंटा खाने के लिए देता हो, बाकी आपके हाथ हाथ चलने चाहिए। अब 7 बज गई तो आपको छुट्टी हो, लगता कि बस घर जाएंगे अब मज़े से खाएंगे आएंगे, उसने बोला कि रुकना है ओवर टाइम, है ना, तो और गुस्सा बनने लग जाता, बढ़ जाता। और छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है। इसलिए सभी कंपनियों में क्या, एम्प्लॉयज़ का आना जाना चला रहता है। आज की अपनी यंग जनरेशन कोई बोल दे तो गुस्सा और जल्दी आ जाता है, छूट जाता है। तो हम गुस्से से जाते हैं और फिर मैनेजर बोलता है यार काम का एम्प्लॉय से गुस्सा आ गया, छोड़ के जा रहा है, इससे रोक लो। HR आती है, लड़की प्यार से बात करी, वो ठंडा हो गया फिर रुक गया, वही होता है। तो HR मैनेजर का भी ये काम रहता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को पूरा मैनेज कर रहा है, एक सेल को मैनेज कर रहा है, एक प्रोडक्शन को मैनेजमेंट कर रहा है, एक मार्केटिंग को मैनेज कर रहा है ना। तो ये हो गया मैनेजमेंट। ये सब किस में आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है कि भैया उन्हें पॉलिसीज को अप्लाई करना है लोअर लेवल पर और खुद से भी अप्लाई करना है। ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करता है ना। ये अधिकतर ब्रांचेस के हेड को ऑर्गेनाइज कर मतलब मैनेज करता है। यहाँ पर मिलेंगे आपको फंक्शन ऑफ ये मिडिल लेवल के फंक्शन। 4 फंक्शंस आपको मिनिमम आना चाहिए, ठीक है, 4 फंक्शंस। मोस्ट फंक्शन करना टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल के, फिर आएगा लोअर लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शन। लोअर लेवल क्या करता है, लोअर लेवल रहता है मैनेजमेंट का सबसे निचला। इसके अंदर कौन आता है, सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर सुना है, सुपरवाइजर आ गया, सुपरिंटेंडेंट्स आ गए, सेल्स सेक्शन ऑफिसर्स आ गए। अब सुपरवाइजर कौन होते हैं, हाँ देखो हम पढ़े लिखे हैं, हमने हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई, हमने डिग्री क्या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। गेट लगा देना, लाइट ऑन कर दो, ठीक है। तो हमारी पोस्टिंग कहाँ तक बढ़ेगी, बेसिक है ना, अकाउंटेंट हम गए, हेड ऑफ अकाउंटिंग, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। अच्छा मतलब हमारी पोस्टिंग बढ़ते बढ़ते हम फाइनली अचीवमेंट टॉप लेवल पे कहाँ पे जाएंगे, मैनेजर पे। लेकिन अगर एक गवार इंसान है, एक अनएजुकेटेड पीपल है, वो किसी कंपनी में कारखाने में काम करने गया, तब उसकी एजुकेशन तो है नहीं, तो उसको मैनेजर तो बना नहीं सकते, लेकिन उसकी पोस्टिंग करना तो उसको प्रमोशन पे कहाँ तक करें। एक ऐसा लेबर है, काम अच्छा कर रहा, प्रोडक्शन का काम बहुत अच्छा कर रहा है ना, किसी कंपनी में कारखाने में कुछ चीज़ बनाता लाइक के कॉपी बनाने के लिए भी कोई लेबर लग रहा है, मैनेजर बनाएगा नहीं। अब वो 4 साल 5 साल 8 साल काम कर रहा है, उसकी पोस्टिंग बढ़ाना है, तो उसकी पोस्टिंग जो टॉप लेवल पे होती है उसको कहा जाता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से क्या कि सर आपने 5-10 साल आपने हमारी कंपनी में दी है, आपने बहुत काम करा, बहुत अच्छी बात है, और आपने शांति से काम करा, आपको बहुत नॉलेज है। क्या नॉलेज है कि फैक्ट्री में कब स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल कब आएगा कॉपी बनाने के लिए, है ना, कौन सी मशीन है, मशीन कब खराब होती ठीक कैसे, उसको सब जानकारी रहती है। अगर आप कुछ लोगों की गाड़ियाँ भी ऐसी रहती है ना, मेरी गाड़ी मुझसे चलेगी किसी और से नहीं चलेगी, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होती, किक मारते रहते वो, है ना। जो सुपरवाइजर 10-15 साल से उस कंपनी में कारखाने में काम कर रहा, सामने देखो प्रोडक्शन का एक्टिव सेक्टर है, आमने सामने उसको सब पता है कि किस मशीन में क्या परेशानी होती है, कैसे क्या है, छोटी छोटी बातों को मतलब छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ लेता वो। तो आपने क्या बोला कि सर अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप काम करवाओगे, मतलब आपका प्रमोशन करके आपको क्या कर दिया, सुपरवाइजर। मैनेजर तो नहीं बना सकते, लेकिन अब आपको टॉप लेवल पे क्या बना दिया, सुपरवाइजर। मतलब हमारे ही लेबर स्किल लेबर को हमने क्या करा, उसी की वहाँ पे पोस्ट मतलब प्रोडक्शन में हमने एक्टिव फैक्टर बना दिया कि अब आप काम करोगे ना, आप काम करवाओगे, आपको सब जानकारी कैसे काम हो रहा है, कैसे मशीनें चल रही है, कैसा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप समझ जाओगे छू के भी, तो सारी चीज़ें तो सब जानता ना। देन फिर क्या करते हैं, उसको एक मैनेजर हमने कारखाने के अंदर ही, फैक्ट्री के अंदर ही अपॉइंट कर दिया, उसका नाम दे दिया हमने सुपरवाइजर। मतलब ये लेवल मैनेजमेंट का क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है। मतलब ये प्रोडक्शन का क्या रहता है, एक्टिव सेक्टर रहता है सामने, इसका वर्क क्या रहता है, प्लानिंग करता है, डे टू डे वर्क,
सुपरवाइजर रखना फैक्ट्री में सबसे पहले बता देगा आज शाम तक हमें 100 कॉपियाँ बनानी है, मतलब डे टू डे उसने वर्क दे दिया लेबर्स को, और मैं सामने रहूँगा, आप मेरे सामने बनाओगे कॉपियाँ, मैं चेक करता रहूँगा, तो तेरा वर्क आ गया उसका, है ना। असाइनमेंट ऑफ जॉब एंड इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, सुपरवाइजर क्या करता है, असाइनमेंट रहता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में आपको इतना काम करना है, ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है वो सामने लेबर्स के, ठीक है। अरेंजिंग मशीनरी, टूल्स, मटेरियल्स, स्टेशनरी, ये सब अरेंजमेंट वही करता है, कर सकते। सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग वर्कर, वर्कर्स को क्या करता, सुपरवाइज करता, गाइड करता है, ठीक है। टॉप लेवल मिडिल लेवल नहीं जाएंगे, फैक्ट्री में बैठे रहेंगे, लेकिन सुपरवाइजर वही काम करेगा, ठीक है। ये काम क्या करता है, सब सुपरवाइजर करता, देख लेना। और भी क्या, रिपोर्ट सेंड करेगा, वो इवेल्यूशन करेगा ऑपरेशन परफॉर्मेंस की, सामने वाले ने काम सही करा कि नहीं करा, सुपरवाइजर ही देखता काम फाइनली कैसे क्या हुआ, है ना। तो सुपरवाइजर क्या कह सकते हैं सर, वो एक फैक्ट्री का मैनेजर होता है अपने अंदर में, तो ये काम रहेगा उसका। तो आपको 4 वर्क लिखना, आपको एक क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, उसमें भी आप ये लिख दोगे तो भी हो जाएगा। सुपरवाइजर यही करता है, डे टू डे वर्क करता है, जॉब असाइन ऑर्डर इश्यू करता है ना, अरेंजमेंट करता है टूल्स मटेरियल स्टेशनरीज का, ठीक है, वर्कर को गाइड करता है ना, मेंटेन क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट विद वर्कर्स, है ना, टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, है ना, मेंटेन करता, पर्सनल कांटेक्ट में रहता है वर्कर्स के, ठीक है, और क्या है ना, उनको अनुशासन में रखता है, टीम वर्क में काम करवाता है, इवेल्यूट करता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जो भी काम हुआ उसको इवेल्यूट करता है, देखता है कि सामने वाले ने काम सही किया कि नहीं किया, ठीक है, और जो भी काम हुआ उसकी रिपोर्ट सेंड करता है हायर अथॉरिटीज को, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको करेगा, टॉप लेवल को ना। कम्युनिकेटिंग द ग्रेवियंस एंड सजेशन ऑफ वर्कर्स टू हायर अथॉरिटीज, है ना, वर्कर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सीधा टॉप लेवल पे नहीं जाएगा, वो बताएगा सुपरवाइजर को, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल से सॉल्व हो गए तो ठीक है, लाइक कोई सी मशीन में खराबी आ गई तो वो सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर ठीक करेगा, अगर उससे नहीं हुआ तो उसको लगा कुछ चेंज करना, इसमें पार्ट में कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाएगा, वो बताएगा मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल आके इंस्पेक्शन करेगा, उसको लगेगा कि उससे सॉल्व हो गए तो ठीक है, नहीं तो लाइक मशीन ही चेंज करना है, बहुत कॉस्टली पार्ट है उसको चेंज करवाना है, तो वो किसको करेगा कंप्लीट, मतलब ऊपर टॉप लेवल को, ध्यान रखना। तो इनमें कम्युनिकेशन के साथ टॉप लेवल से मिडिल लेवल लोअर लेवल में क्या जाएंगे, ऑर्डर्स जाते हैं, ऊपर वाला नीचे को ऑर्डर करेगा, और मिडिल लेवल तो लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, आप निवेदन कर सकते हो, है ना, मम्मी पापा हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, समझे ना। इट मीन्स क्या, टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक ऑर्डर्स जाते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे मिडिल लेवल से तो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक रिक्वेस्ट जाती है। तो ये था बेटा अपने इसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, इजी तीनों हो जाएंगे वैसे, है ना, लोअर लेवल और सुपरवाइजर वाइजरी मैनेजमेंट। आपको मोस्टली किसका आता है, टॉप लेवल का आता है या लोअर लेवल का ज़्यादा आता है, इन दोनों के बहुत आते हैं, तो आपको 2 के फंक्शन याद रखना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो ऐसे पता चल गया, सर मैं मालिक हूँ तो मैं क्या करूँगा, पॉलिसीज बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म क्या करूँगा, गोल्स डिसाइड करूँगा, कैपिटल्स का अरेंजमेंट करूँगा, है ना, और मैं ही मालिक हूँ तो मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट से आउटसाइडर से कॉन्टेक्ट बना के रखूँगा, है ना, और कमांडिंग करूँगा टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल का, ये हो गया फंक्शन, रटने की क्या जरूरत पता। और अगर मैं कंपनी कारखाने के अंदर का मैनेजर हूँ, सुपरवाइजर हूँ, लोअर लेवल पे हो, तो मैं डे टू डे वर्क असाइन करूँगा, है ना, और क्या करूँगा, प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा, प्रॉपर्ली उनको गाइड करूँगा, अरेंजमेंट करूँगा मशीन्स का, स्टेशनरीज का, मटेरियल्स का, ठीक है, और अपने क्या करूँगा, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करूँगा कि वर्क कितना हुआ, ठीक है, इसकी रिपोर्ट मैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को दूंगा, है ना, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, ठीक है सर, ये प्रॉब्लम हो गई सर, ठीक है। बाकी अब देखते अपन कल, आज तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटे 4 मिनट का, चलो ठीक है बेटा, है ना।